हेलो स्टूडेंट्स। पिछली बार जब हम बात कर रहे थे लोक प्रशासन की, तो उसमें हम लोग नौकरशाही की बात कर रहे थे। और नौकरशाही की जब बात हो रही थी तो बार बार एक चीज़ का रेफरेंस आ रहा था ना उसमें, कि ये जो नौकरशाही व्यवस्था होती है इसमें कार्य जो हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल होते हैं, और जो पदों की व्यवस्था होती है वो बहुत मतलब एकदम हियरार्किकल सिस्टम में अप्लाई किया जाता है। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि वो हियरार्किकल सिस्टम या पद सोपानी या जो व्यवस्था है या सिद्धांत है वो है क्या। एक्चुअली लोक प्रशासन जो है उसमें जो संगठन होता है उसके व्यवस्थित अध्ययन का कार्य 20वीं शताब्दी से हमें दिखाई देता है, कि मतलब प्रॉपर वे में जो 4P का सिद्धांत है वो सब 20वीं शताब्दी से ही वो अप्लाई होने लगा था। और बहुत सारे नाम आते हैं इस संदर्भ में, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं जिसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। कुछ मैं ऐसे ही थोड़ा सा बता दे रही हूँ, उसके बाद फिर आगे उसको हम उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। जैसे नाम आते हैं, लूथर गुलिक का नाम बार बार आएगा, उर्विक का, हेनरी फ्योल का, टेलर का, बेबर का, मेयो का, चेस्टर बर्नार्ड का, साइमन का, मेस्लो का, फ्रेडरिक्स का। तो ये बहुत सारे जो विद्वान हैं, विचारक रहे हैं, इन्होंने संगठन के बारे में उसके मतलब एक तरह से हम कहेंगे कि एक बहुत ही अलग अलग मेथड से उसके अध्ययन का प्रयास किया है। अब जैसे इसको अगर हम, और इसी को फिर 3 भागों में बांट दिया गया कि उसमें से कुछ को शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया, कुछ को नवशास्त्रीय और कुछ को आधुनिक उपागम के रूप में। अब अगर गुलिक और उर्विक का नाम आता है तो तुरंत इनका संबंध प्रशासन और संगठन के सामान्य सिद्धांतों से, ये एकदम ध्यान में होना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को। जैसे टेलर का नाम है, फ्रेडरिक टेलर का, तो तुरंत ये वैज्ञानिक प्रबंधन जो कुशलता के लिए उन्होंने बताया था वो उससे जुड़ा है। बेबर को नौकरशाही से, जिसके बारे में हम चर्चा कर भी चुके हैं। मेयो जो है वो मानवीय संबंध सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। हर्बर्ट साइमन का जो है वो उन्होंने निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें मूल्य वरीयताओं के संबंध में मानव व्यवहार का जो विश्लेषण है उसके लिए इन्हें जाना जाता है। इसी तरह से मेस्लो रिंग्स हैं, ये पारिस्थितिकी उपागम के आधार पर संगठन का अध्ययन का आधार कैसे हो ये बताया। तो यही इनकी 3 कैटेगरी है। अब जैसे मोटे मोटे तौर से शास्त्रीय में हम गुलिक को, उर्विक को, टेलर को, हेनरी फ्योल को सबको रख सकते हैं, बेबर को। और नवशास्त्री में फिर मैरी पार्कर आ जाएंगे, एल्टन मेयो आ जाएंगे, डिक्सन आ जाएंगे, मेस्लो आ जाएंगे। आधुनिक में कम से कम 2 को हम रख लें, हर्बर्ट साइमन और रिंग्स को। तो इस तरह से बहुत सारे इसकी कैटेगरी है। और किसी भी संगठन को सफल होना है तो उसके लिए कुछ तो सामान्य सिद्धांत चाहिए ही। और ऐसे में हाँ, ये बात अलग है कि कोई भी एक सर्वमान्य सिद्धांत बन नहीं पाया है आज तक, और वो बन भी नहीं सकता, क्योंकि लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं वो मैथमेटिक्स के सिद्धांत की तरह हर जगह एक ही रूल अप्लाई नहीं हो सकता, वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। लेकिन उनमें बहुत महत्वपूर्ण हम कहेंगे कि वो सिद्धांत जो है उसका नाम है पद सोपान का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की, और उसी की हम आज बात करेंगे। पद सोपान माने, सोपान मतलब सीढ़ी होती है। तो ये जो पद सोपान का अर्थ है कि इसमें जो पद होते हैं किसी भी संगठन में, वो एक जैसे सीढ़ी होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, क्रमिक रूप से इसी तरह पदों को संबंधित कर दिया जाता है। यानी इस व्यवस्था में प्रत्येक पदाधिकारी अपने ठीक ऊपर का जो पदाधिकारी होता है उसके प्रति उत्तरदायी होता है, और उसी के माध्यम से वह शिखर का जो उच्च पदाधिकारी होता है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसके प्रति वह कनेक्ट होता है और उत्तरदायी भी होता है। और इस सिद्धांत का प्रयोग लगभग दुनिया भर में लोक प्रशासन के प्रशासनिक संगठनों की जो रचना होती है उसमें किया जाता है।
और उसमें मतलब जितने कार्य होते हैं संगठन के, वो उसके बहुत सारे लेयर बना दिए जाते हैं। और प्रत्येक, अब जैसे सीढ़ी एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ते हुए हम अपने ऊंचाई तक पहुंचना है, तो प्रत्येक सीढ़ी पे चढ़ना होगा। उसी तरह से पद सोपानी व्यवस्था में होता है। तो निम्नतम पदाधिकारी बीच के पदाधिकारियों के माध्यम से उच्चतम पदाधिकारी तक संपर्क बनाए रखता है। तो इस तरह से इसे ही हम पद सोपान का सिद्धांत कहते हैं। जैसे प्रिफनर कहता है ना कि सत्ता और दायित्व के जो सूत्र होते हैं, जब आगे और पीछे एक सूत्र में आबद्ध हो जाएं, और जिसका आधार यानी जो बेस है वो चौड़ा यानी व्यापक हो जाए, और शीर्ष पर संकुचन पिरामिड के आकार का, तो वही पद सोपानी व्यवस्था है। यानी इस शब्द जो पद सोपान है, उसका अर्थ ही ये है कि एक ऐसे संगठन से जो कि पदों को उत्तरोत्तर क्रम के अनुसार सीढ़ी की तरह उसमें पदों की व्यवस्था की जाए। जैसे एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तो उसी तरह से पद सोपान में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पद होता है। यानी जो पद सोपान पर आधारित संगठन होता है वो एक सीढ़ी के समान होता है, जिसमें सत्ता उच्चतम बिंदु से निम्नतम बिंदु की ओर क्रमिक रूप से बढ़ती है, और उच्च पदाधिकारी अपने जो उसके जो तुरंत नीचे का अधिकारी होता है उसको आदेश निर्देश देता है, और अधीनस्थ मतलब अपने अधीनस्थ को सूचित करता है, और इसी तरह से वो एकदम जो निचला अधिकारी है वहाँ तक वो आदेश पहुँच जाता है। तो और नीचे से आने वाले जितने प्रतिवेदन, प्रार्थना, सूचना है, वो उसी तरह से उच्चतम तक पहुँचते हैं। तो ये चीज़ है कि अब जैसे मान लीजिए कि एक ऑफिस है, और उस ऑफिस में जो एक क्लर्क है, जो ऑफिस में सबसे नीचे एक क्लर्क है, तो जो क्लर्क होता है वो जो उस ऑफिस का हेड क्लर्क होता है उसके अधीन होगा, और जो हेड क्लर्क है वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट के अधीन होगा, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो है वो सेक्शन ऑफिसर के अधीन होगा। तो अगर किसी क्लर्क को किसी भी सेक्शन ऑफिसर से कुछ बात कहना है कुछ, तो वो सीधे नहीं, वो कैसे जाएगा, वो हेड क्लर्क के माध्यम से सेक्शन ऑफिसर तक पहुंचेगा। तो ये इस तरह से चलता है। यानी मोटी मोटी बात ये कि जहाँ भी पद सोपानी व्यवस्था होती है, वहाँ सत्ता के सूत्र हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, और उत्तरदायित्व का सूत्र नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और नेतृत्व हमेशा जो चीफ एग्जीक्यूटिव शीर्ष में होता है, बॉस, उसमें केंद्रित होता है। और एक चीज़ और है इसमें विशेष रूप से कि प्रत्येक स्तर का जो कर्मचारी होता है, जितने भी लेयर हैं, अब वो जितना बड़ा संगठन होगा उतना ही उसमें लेयर होगा, तो वो उनको एक निश्चित और निर्धारित काम करना होता है, क्योंकि डिवीज़न होता है वहाँ काम का पूरी तरह से। और इस जो ये व्यवस्था होती पद सोपानी, इसमें क्रमिक व्यवस्था का कभी भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए जो इससे रिलेटेड संगठन में और भी सिद्धांत होते हैं, जिन्हें हम स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। तो ये सब जब तक ये पद सोपानी व्यवस्था नहीं होगी, तब तक उनका पालन भी आसानी से हो ही नहीं पाएगा। अब यह प्रश्न है कि ये जो पद सोपान बनाया जाता है, ये किस बेसिस पे बनाया जाता है, यानी उसकी कुछ टाइप्स होंगे ना हायरार्की बनाने के। तो ज़्यादातर से ये 4 प्रकार से बनाए जाते हैं, 4 माने आधार लिए जाते हैं इसके, जिसमें पहला है जॉब टास्क हायरार्की। यानी जब पदों की जो रचना है वो जॉब टास्क यानी जो कार्य की प्रकृति है, पदों की रचना का जो बेस है, वो आधार वो कार्य की प्रकृति के अनुसार अगर तय कर दी जाती है, तो इस व्यवस्था यह जो है ये कार्य का पद सोपान या जॉब टास्क हायरार्की कहलाती है। तो इस तरह से इस व्यवस्था में जो पद का महत्व है वो कार्य की प्रकृति पर निर्भर करेगा। यानी पद का कार्य जितना कठिन और जटिल होगा, पद उतना ही बड़ा होगा। और इस तरह से पदाधिकारी का छोटा बड़ा होना उसी पर निर्भर करेगा कि उसके कार्य की प्रकृति कैसी है। तो इस तरह से ये जैसे जैसे पद की उच्चता बढ़ती जाती है, उसी तरह वो उत्तरदायित्व और कार्य जो है उसकी मात्रा कम या ज़्यादा
होती जाती है। और दूसरा जो है वो है हायरार्की ऑफ रैंक्स, यानी रैंक्स के आधार पर जो कुछ प्रतिष्ठाएं, यानी कुछ बहुत सारे पद ऐसे होते हैं ना जहाँ आप सीधे नहीं भर्ती ले सकते, कुछ अहर्ता होती है, कुछ पदाधिकारियों के लिए प्रतिष्ठाएं जो होती हैं वो अहर्ता मिलने पर, पूरी होने पर, जैसे अगर सेना है तो उसमें आप सीधे कर्नल भर्ती नहीं हो सकते, सीधे मेजर भर्ती नहीं हो सकते, तो वो उस तरह से प्रतिष्ठा जो है वो के आधार पर भी हायरार्की बनती है। जैसे कैप्टन है, फिर मेजर है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल है, तो इस तरह से प्रतिष्ठाएं होती हैं। और इसी तरह से एक होता है कुशलता के आधार पर, यानी हायरार्की या फिर स्किल्स, किसी विशिष्ट कार्य, किसी विशेष स्किल के आधार पर अगर पद सोपान का आधार बनाया जाता है तो उसको हम हायरार्की ऑफ स्किल्स कहते हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग में आप देखिए कि मेडिकल ऑफिसर है, फिर सीनियर मेडिकल ऑफिसर, उसके ऊपर मेडिकल सुपरिटेंडेंट, तो इस तरह से इसको कहा जाता है। और कभी कभी यह जो पदों का निर्धारण है यह वेतन के आधार पर भी होता है। तो यह जो है पद सोपानी व्यवस्था में ये 4 आधार हैं, किसी भी आधार पर पद सोपानी व्यवस्था की स्थापना किसी भी संगठन में की जाती है। और इसके कुछ बड़े मतलब कह सकते हैं कि इसको अप्लाई इसीलिए किया जाता है कि इसके कुछ अपने गुण हैं या कुछ इसके अपनी मेरिट्स हैं। जैसे अगर हम मेरिट्स की बात करें तो पहली बात तो सबसे बड़ी ये है कि जो पद सोपानी व्यवस्था है यह विश्व का लगभग सर्वमान्य सिद्धांत है, मतलब दुनिया भर में लगभग इसको कमोबेश लागू किया जाता है। और ये भी इसीलिए ये कहा भी जाता है कि जो पद सोपानी व्यवस्था है उसकी उपयोगिता इतनी ज़्यादा है प्रशासन में, बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से कि कोई बिल्डिंग बनानी है तो सीमेंट, जो कर्मचारी हैं इसमें एक मतलब जो सोपान होते हैं, पदों के जो सोपान होते हैं वो एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में भी कार्य करते हैं, सूचना के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। तो ये एक बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है कि मतलब पूर्ण रूप से एक तो कर्मचारी जो है वो अपने संगठन से परिचित होते हैं और उन्हें किस विधि से कार्य करना होता है ये सब उन्हें स्पष्ट होता है इन सोपानों के निर्धारण से। और तीसरी बात ये कि जितने भी काम हैं संगठन के वो पूरा ही थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी उचित मार्ग द्वारा, यह जो प्रणाली है ये बहुत ही अच्छी इसलिए मानी जाती है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो निचला स्तर का कर्मचारी है, निम्न स्तरीय जिसे हम कहेंगे, मतलब नीचे का उसकी कैटेगरी जो है वो है, और जो उच्च स्तरीय है उसके बीच सीधी बात तो प्रशासन की दृष्टि से भी बहुत अनुपयुक्त मानी जाती है। तो इसलिए भी एक चैनल जो बना होता है उसके थ्रू जो बातें होती हैं, जो सूचनाएं का आदान प्रदान होता है, तो वो बहुत ही ठीक तरह से प्रशासन चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ भी होती है। और एक और चीज़ होती है जो इसकी मेरिट, उसमें ये कहा जाता है कि ये जो स्केलर सिस्टम है इसमें उत्तरदायित्व जो है वो आप देखेंगे कि जैसे इसमें जो बहुत अगर कोई कठिन या जटिल समस्या है वही जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव तक जा पाती है। छोटी मोटी समस्याओं का समाधान तो इतने लेयर होते हैं वहाँ वो अपने आप से हो जाते हैं। और इस प्रणाली में किसी भी अधिकारी के पास होता क्या है कि बंटवारा कार्यों का इतना अच्छा रहता है कि कहीं भी इकट्ठा काम माने डंप नहीं हो पाता है काम, तो उससे प्रशासन कार्य में कर कुशलता जो है वो हमेशा बनी रहती है। और एक चीज़ और भी अच्छी चीज़ है इसमें कि ये चीज़ संगठन में बिल्कुल जहाँ पे स्केलर सिस्टम है वह स्पष्ट होती है कि कौन किसके अधीन है, यानी उत्तरदायित्व की स्थापना का जहाँ तक प्रश्न होता है तो कोई किसी तरह का भ्रम या भ्रांति की स्थिति होती ही नहीं है जहाँ भी स्केलर सिस्टम होता है। और यूनिटी ऑफ कमांड की वजह से इस सिद्धांत में एक प्रशासकीय कर्मचारी अपने जो जस्ट उसका इमीडिएट बॉस होता है उसकी अधीनता एकदम आराम से स्वीकार करते हैं और काम बिल्कुल सही तरीके से होता है। तो ये बहुत सारी मेरिट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यवस्था में केवल मेरिट्स ही होती हैं, कुछ डिमेरिट भी उसके होते हैं। जैसे सबसे बड़ी डिमेरिट के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो स्केलर सिस्टम है इसमें
छोटा बड़ा ये जो पदों की जो व्यवस्था है ना, उससे कहीं ना कहीं एक लंबे समय में काम करना है लोगों को साथ में, और ये हमेशा बना रहता है एक जो सबऑर्डिनेशन है, तो उससे बहुत ज़्यादा मनमुटाव या विरोध ये सब चीज़ें अभी पनपने लगती हैं, और उससे प्रशासन पे भी जो है वो विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात ये कि इतनी ज़्यादा औपचारिकता का परिपालन किया जाता है कि इसमें कि एक तो सबसे बड़ी बात कि प्रत्येक पदाधिकारी का कार्य उत्तरदायित्व तो पहले से निश्चित है, तो वो छोटे से छोटा भी कार्य है ना, तो उसके लिए वो पूरी औपचारिकता, और उससे होता क्या है कि उस औपचारिकता से जो प्रशासन है ना वो बहुत रिजिड हो जाता है। और तीसरी बात ये भी कही जा सकती है कि इतने लेयर और फिर उन सब में समन्वय, नियंत्रण, ये सब की समस्या तो इन लेयर्स बढ़ने से बढ़ती ही है, और इन समस्याओं के साथ साथ एक्सपेंसिव भी है। जितने लेयर होंगे उतने कर्मचारी होंगे, फिर उनका उतना वेतन भत्ता तमाम सुविधाएं, और उसके माने प्रशासन का खर्च ही बढ़ता है। और एक और जो इसकी कमी के रूप में हमें दिखाई देती है वो ये है कि पदसोपानी व्यवस्था में सोपान का जो क्रम होता है उसके अनुसार प्रत्येक पदाधिकारी के हाथ से होते हुए कोई पेपर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव तक पहुंचता है, और इसमें होता क्या है, डिले ऑफ वर्क हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा डिले, एकदम अतिरिक्त देरी भी हो जाती है। तो इससे कभी कभी जो काम जल्दी करने हैं वो औपचारिकता में उसमें बहुत देर हो सकती है। तो इसलिए ये सिस्टम जो है ये कहीं इसकी ये तमाम दोष हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी जो ये सिस्टम है जिसे हम स्केलर सिस्टम या पदसोपानी व्यवस्था कहते हैं, ये अभी भी एक सर्वमान्य नियम के रूप में व्याप्त है, और इसे लगभग दुनिया भर में सर्वमान्य नियम के रूप में जाना जाता है। तो आज इतना ही, आगे फिर हम इसी के आगे बात करेंगे। धन्यवाद।